गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 6 के साथ मिल रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका क्या नीड है जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है और ये साथ ही बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखे थे। तो याद करो मैंने पिछले क्लास में क्या क्या बताया था। तो पिछले क्लास में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, याद करो आप क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था कि प्रकाश कहीं से, लाइट कहीं से आकर के किसी सरफेस पे टकराती थी और टकराने के बाद वह उसी मीडियम में रिटर्न चल जाती थी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ, जैसे ये मिरर हुआ और कहीं से किसी भी मीडियम से लाइट आती है, जैसे एयर हो गया। अब एयर से लाइट आ रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और ये एरो हेड से हम लोग लाइट को दिखलाते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि लाइट किधर से आ रही है और किधर को जाएगी। तो ये एयर से सपोज करो ये लाइट आ रही है, एयर से आ रही है और फिर ये मिरर को हीट किया और मिरर को हीट करने के बाद ये रिटर्न उसी मीडियम में चला जाता था। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर को किसी सरफेस से टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में रिटर्न बैक चल जाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर वही रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया और इस सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट न जा करके ये उसी मीडियम में चला गया, दूसरा अदर मीडियम में चला गया, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बोलते थे, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग को आगे देखना है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो अपने पिछले क्लास में था। आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका पाथ कौन सा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बताता है कि आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, किस पाथ पे जाएगी। जैसे इंसिडेंट रे तो कहीं से भी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंसिडेंट रे सपोज करो यहाँ से आया, लेकिन देखो इंसिडेंट रे यहाँ से आया, अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, या ऐसे जाएगी या फिर इस पाथ पे जाएगी या फिर इस पाथ पे जाएगी या फिर इस पाथ पे जाएगी, ए बी सी डी। अब इसमें से ये रिफ्लेक्टेड रे कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इसमें से कौन सा पाथ फॉलो करेगी, जैसे ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे आया, अब इसमें से ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के कौन सा पाथ पे जाएगी, ए पे जाएगी या फिर बी पे या सी पे या डी पे, ये कौन सा डिसाइड करता है दोस्तों, तो ये डिसाइड करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताएगा कि आपका इंसिडेंट रे है उसका रिफ्लेक्टेड रे किस पाथ पे जाएगी। ये कौन डिसाइड करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा कि आपका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा। तो हम लोग को मकसद पता चल गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पता कर सके, हम लोग को पता चल सके कि रिफ्लेक्टेड रे है उसका पाथ कौन सा होगा, कैसा होगा। तो समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं, पता चल गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग को ये पता चल जाए कि रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा। इंसिडेंट रे का कोई भी पाथ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे सपोज करो इंसिडेंट रे यहाँ से भी आ सकता है, इंसिडेंट रे तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा ये हमें कौन बताएगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। ये हमें कौन बताएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले उसमें 2-4 पॉइंट यूज होता है, उसमें 2-4 टर्म यूज होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा टर्म यूज होता है। तो ये तो अपना हेडिंग हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ही। तो उसमें सबसे पहले इसमें 1-2 पॉइंट यूज होता है, उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। जैसे ये मिरर हुआ, मिरर पे ही हम लोग सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पहले प्लेन मिरर पे पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव मिरर पे, फिर कॉन्वेक्स मिरर पे, इस सब पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस सब पे थोड़ा देर के मतलब 2-4 लेक्चर के बाद बात करेंगे। पहले हम लोग प्लेन मिरर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम लोग को जो पॉइंट की नीड है उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ, 2-4 क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होने वाला है, जिसको लेकर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना हुआ है। तो सबसे पहले
इसमें तो इंसिडेंट रे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? जो किसी भी सतह पे पड़ने वाली लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज इस पर फिर से बता दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट जिस पॉइंट पे फॉल करेगी, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल करेगी, सरफेस के जिस पॉइंट पे फॉल करेगी, जिस पॉइंट को हिट करेगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसके बाद उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी, जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी, वहाँ से आप उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। जैसे यहाँ पे ये लाइट फॉल किया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल किसी भी चीज़ के ऊपर अभिलंब होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। जैसे नॉर्मल का मतलब ये मत समझना कि हमेशा ऊपर, हमेशा ऊपर, ये गलत है। जैसे आप इस पॉइंट पे, हम इस मतलब लाइन पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो ये आप हमेशा याद रखोगे कि नॉर्मल हमको कैसे लेना है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है और इंसिडेंट रे इस पर यहाँ पे टकराया, इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराया, तो आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, इस पे 90 का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे? तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये होगा, यही क्या होगा? नॉर्मल होगा। देखो इधर से भी 90 का है सरफेस पे, इधर से भी 90 का है, तो नॉर्मल आप ड्रॉ कर लोगे, कैसे भी रहेगा सरफेस को, उसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे फिर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, और सपोज करो इंसिडेंट रे ऐसे जाकर किस पे हिट किया, ऐसे, तो आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे? बिल्कुल गलत। क्योंकि देखो इस सरफेस से 90 का बना रहा है? नहीं बना रहा है, लेस देन 90 बना रहा है। इस सरफेस से तो ग्रेटर देन 90, मोर देन 90 बना रहा है। तो देखो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल किसको बोलते हैं? तो जिस पॉइंट पे, नॉर्मल का मतलब किसी भी सरफेस पे 90 मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो यहाँ का इसका, यहाँ पे इसका क्या सेंस है वो मैं बता रहा हूँ। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करे, यानी कि जिस पॉइंट को स्ट्राइक करे, उस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर डालो, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ना कि उस सरफेस पे, उस पॉइंट के मतलब सरफेस के उस पॉइंट पे। हम तो परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको इस पॉइंट से मतलब है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल डालेंगे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ से भी सर इस साइड भी 90 है, इस साइड भी 90, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसी को हम लोग ये नॉर्मल बोलते हैं। तो ठीक वहाँ यहाँ पे ये तो सिंपल था, मैंने मतलब जटिल केस में बताया कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो इसमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं होना। ये हो गया नॉर्मल को लेकर के। अब देखो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये तो मिरर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। आगे हम लोग कॉनकेव, कन्वेक्स यानी कि कर्व मिरर के ऊपर बात करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं या इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। अब सोचो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा, स्वाभाविक सी बात है, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना पॉइंट हुआ? 4 पॉइंट हुआ। ये चारों पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट और है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। अब इसमें होता है एक जो नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ मिल करके जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ मिल करके, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ठीक इसी टाइप का कोण इधर भी बनता है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो ठीक इस साइड भी एक कोण दिख रहा है आपको, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप हमेशा याद रखना, 5 पॉइंट 6 पॉइंट हमेशा आप माइंड में रखना।
देखो इंसिडेंट रे ये तो खैर सिंपल है, रिफ्लेक्टेड रे ये भी कोई बात नहीं है, नॉर्मल ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे हिट करेंगे उसको हमको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर के जो एंगल बनाएगा, जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलकर के जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4-5 पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखोगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट को लेकर के बना हुआ है, इसी 5-6 पॉइंट को लेकर के बना हुआ है, इसलिए हम इस 5-6 पॉइंट के बारे में पहले बता दिया हूँ। आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम इस सारे पॉइंट के बारे में लिख दे रहा हूँ। इसे आप राइट डाउन करो, इसको हम अब रब करेंगे। तो दोस्तों मैंने उस पॉइंट के बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ जिस पॉइंट के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। कौन कौन सा पॉइंट था दोस्तों, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, तो ये वह रे है जो किसी भी सरफेस पे टकराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यानी कि किसी भी सरफेस पे टकराने वाली रे को हम लोग अपतित किरण बोलते हैं। इट इज अ रे ऑफ light, it is a ray of light that strikes on the surface is known as incident ray। यह एक लाइट है जो किसी भी सरफेस पे टकराती है, या फिर टकराने वाली लाइट को, किसी भी सरफेस पे टकराने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। दूसरा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम लोग देखो किसी भी सरफेस, ये इंसिडेंट रे कहीं से आ रही है और किसी सरफेस पे हिट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जस्ट इसका रिवर्स, किसी भी सरफेस से टकरा करके रिटर्न जाने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और रिटर्न कहाँ जाएगा, तो सेम मीडियम में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे, द रे डेट कम्स बैक इन सेम मीडियम। वह रे जो सेम मीडियम में क्या हो, सेम मीडियम में, डेट कम्स बैक इन सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन के बाद वह रे है जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में रिटर्न आ जाती है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे गई होती है, उसी रे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब कौन सा अपना दो पॉइंट हो गया, अब अपना है ये नॉर्मल। तो नॉर्मल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन बचा हुआ है। तो इसको आप राइट डाउन करो, मैं तब तक नीचे लिख रहा हूँ। नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। नॉर्मल इट इज perpendicular to the point of incident। देखो ये क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, किस पे होता है दोस्तों, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिस पॉइंट पे, सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के फॉल करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखो नॉर्मल के बारे में लिखा, इट इज द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा उसी को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। जैसे देखो मैंने फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता रहता है बच्चा। जैसे देखो ये इंसिडेंट रे हुआ, तो इस पर नॉर्मल कौन सा होगा, इस पर हम लोग नॉर्मल कौन सा होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस को हिट करता है, तो सरफेस को हिट यहाँ पे किया और ये नॉर्मल का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस पर परपेंडिकुलर कैसे होगा, इस सरफेस पे ऐसे होगा। तो यही हम लोग अपने लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे आप राइट डाउन करो, आप अपना बचा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, दोस्तों, इसे राइट डाउन कर लेना। अब अपना बचा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चौथा पॉइंट कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो इसको हम लोग कैसे डिनोट लिखेंगे, तो देखो ये इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मिल करके बना है। किससे बना है, तो इंसिडेंट रे से और नॉर्मल से। तो इसको बारे में हम लोग लिख देंगे इसके बारे में, इट इज एन एंगल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इट इज एन एंगल विच इज हॉर्न बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मिल करके बना होता है। देखो इट इज एन एंगल विच इज फॉर्म बाय इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो देखो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इस दोनों से मिल करके क्या बना है, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा कौन सा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये फिफ्थ होगा ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर वही हम लोग को लिखना है, ये किससे बना हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे से और नॉर्मल से मिल करके, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में भी लिखेंगे, इट इज एन एंगल विच इज फॉर्म बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसके बारे में ये लिख लेना। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पॉइंट समझ में आ गया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसी पॉइंट को वो अरेंज किया हुआ है और कुछ नहीं है, तो इसे आप राइट डाउन करो। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वो सारा पॉइंट मैं बता दिया हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दोस्तों मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब स्टार्ट कर रहा हूँ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का काम क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का काम है कि आपका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कौन सा होगा, क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकेंड लॉ क्या कहता है, दोनों पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को मैंने पहले बता दिया हूँ कि इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अगर सोचो मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता और उस समय मैं डायरेक्ट यूज करता कि नॉर्मल, पल्ले नहीं पड़ता, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कोई पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पहले बता दिया हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैं पहले कुछ लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, जो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, जो आप देख सकते हो जा करके। तो प्लेन मतलब एरिया बोल सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा फिर यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ कि प्लेन क्या होता है। जैसे ये बोर्ड क्या है, बोर्ड एक प्लेन है। क्या है, बोर्ड एक प्लेन है। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों क्या होना चाहिए, इसी पे होना चाहिए, बोर्ड पे ही होना चाहिए। अगर सपोज करो, अगर ये इसको हम प्लेन मानते हैं, इस हथेली को प्लेन मानते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, इस तीनों इसी प्लेन पे होना चाहिए। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि एक इंसिडेंट रे इस बोर्ड पे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सेम प्लेन में नहीं होगा। देखो एक इधर है और एक इधर है, तो सेम प्लेन में नहीं है। तो ये क्या कहता है कि तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। जैसे देखो ये तो अपना मिरर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट लॉ जो आपका इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में एक नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने अभी अच्छे तरीक़ा से बताया हूँ कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये नॉर्मल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ रे, और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे बोर्ड पे है तो तीनों बोर्ड पे होना चाहिए। यही कौन बताता है, तो फर्स्ट लॉ बताता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये नहीं जो इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा और नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे है उसी प्लेन पे नॉर्मल होगा, उसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे होगा। तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को आप एरो से, एरो हेड से जरूर दिखाओगे। रे ऑफ लाइट को एरो हेड से ही दिखाया जाता है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक बात कर, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अब मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, पता चल रहा है कि इसमें कौन इंसिडेंट रे है कौन रिफ्लेक्टेड रे है, नहीं पता चल रहा है। हो सकता है ये भी इंसिडेंट रे हो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, कोई कुछ भी हो सकता है, नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए हम लोग एरो हेड से दिखाएंगे। कोई कहेगा ये इंसिडेंट रे है, कोई कहेगा ये इंसिडेंट रे है। सपोज करो इसको हम, अब देखो अब क्लियर कट पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ये आप एरो हेड से बनाना मत भूलोगे। तो फर्स्ट ला क्लियर हो गया दोस्तों कि फर्स्ट ला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर बात करते हैं कि सेकेंड लॉ क्या कहते हैं। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है और सेकेंड लॉ से ही हमें पता चलेगा ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है। इसे आप राइट डाउन करो और हम लोग अब बात करते हैं ये सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड, इसे मैं रब कर रहा हूँ और सेकेंड लॉ को देखेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ। अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये क्या कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर कट पता होगा। अब सोचो मैं नहीं बताया होता, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते कितना मतलब ये अजीब थोड़ा लगता है कि एंगल ऑफ, हमको यही नहीं समझ में आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसलिए मैंने वो सब पहले बता दिया हूँ ताकि लॉ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये लॉ क्या बताता है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनेगा नॉर्मल के साथ वो मतलब मस्ट बी, मतलब वो सेम होगा किसके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा ऑलवेज। तो ये लॉ यही बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन must be equal to angle of incidence। ये क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इंसिडेंस रे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सो मैं आपको दिखलाता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखो ये लॉ क्या कहता है, जैसे ये हुआ मिरर, अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ तो ये स्वाभाविक सी, पहले इसका बात मैंने कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे हुआ। अब जहाँ पे आप इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे हिट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे हिट करता है, सरफेस के जिस पॉइंट पे हिट करता है उसको हम लोग
और उस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब जो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे वो मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सोचो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी तो कुछ नहीं तो कुछ एंगल इसके साथ तो बनाएगा, जरूर कुछ एंगल इसके साथ बनाएगा, किसके साथ, तो नॉर्मल के साथ। तो वो एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों, सोचो ये पढ़ करके बताओ कि वो एंगल कितना होना चाहिए, तो मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना का एंगल ये बनाएगा उतना ही का एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे तो जाएगा लेकिन कितना का एंगल बनाएगा, आर बनाएगा, लेकिन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, दोनों हमेशा किसी भी कंडीशन में दोनों क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये हमेशा आप माइंड में रखोगे। ये क्या हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पता ही होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा आप याद करोगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों, सोचो क्या कहता है, अभी मैंने मिटाया भी नहीं हूँ बोर्ड पे। क्या कहता है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वही एंगल, वो एंगल कितना होगा, तो जो एंगल नॉर्मल बनाया हुआ है, सॉरी इंसिडेंट रे बनाया हुआ है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, किसके साथ, नॉर्मल के साथ बनाएगा। समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे देखो इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोल दें, इसको नॉर्मल, और इसको इस पॉइंट को ओ बोल दें, तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू कोण बी ओ एन, सॉरी ए ओ एन, कोण ए ओ एन मस्ट बी इक्वल टू कोण बी ओ एन। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसके अनुसार, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ के अनुसार। अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं तब जाकर के थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 का कोण बनाया, कितना का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने का कोण बनाएगा, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। सोचो कितने का होगा, तो जिन लोगों ने 30 बनाया होगा वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि देखो लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने का एंगल बनाएगा, इसके साथ 30 का एंगल बनाएगा। तो देखो अब हम लोग ऐसे कभी तो ये बच्चे वाली हरकत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे इंसिडेंट रे ये आया, हम लोग कभी भी आप रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब इसमें से कौन सा पाथ होगा, ए बी सी डी, तो हम लोग आप सब पे सेलेक्ट कर लेंगे कि वो ये 30 का है तो ये भी कितना का जाएगा, 30 का जाएगा। तो अब देखो तो डिसाइड हो गया ना, अब कौन सा पाथ हो गया रिफ्लेक्टेड रे का, वो कौन बता रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ना था, इसीलिए तो पढ़ना था हम लोग को, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ पता चलने के लिए। तो आप पाथ पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो आप इसे राइट डाउन करो और हम लोग और थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे आप राइट डाउन करो, एक दो और एग्जाम्पल देख रहे हैं तो राइट डाउन कर लिया होगा। तो मैं एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसे राइट डाउन करो, सारा क्लियर ही कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिया हूँ, जिसमें से चारों इम्पोर्टेंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इसमें से एक एग्जाम्पल जो ये 4th है, ये 4th नंबर है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ इसका बहुत
मतलब यूज भी करेंगे। इस एग्जाम्पल को अंदर हम लोग काफ़ी यूज करेंगे इमेज मतलब बनाते समय, तो इसको आप लोग माइंड में हमेशा याद रखोगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमेशा आप माइंड में रखोगे। ये क्या बोल रहा है कि आई 40 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, यानी कि आई दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, तो आर पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल पे मतलब उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ बना करके जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 होगा। फिर अगला देखो, अगला ट्राई करो आप, कितना होगा इसका दोस्तों, जब आई दिया हुआ है 15, यानी कि ये 15 दिया हुआ है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 15 डिग्री का कोण बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना का कोण बना करके जाएगा, सोचो सोचो कितना का जाएगा, तो ये भी 15 का जाएगा। किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ के अनुसार, तो ये कितना का हो जाएगा 15 का हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा जानो, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में थोड़ा ट्विस्ट है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया है या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दिया है, ये क्या दे दिया है, तो देखो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का कोण दे दिया हुआ है। देखो ये नॉर्मल आई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, या फिर रिफ्लेक्टेड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, प्लेन और इंसिडेंस का बीच का कोण दे दिया हुआ है, कितना, तो 45। तो अब आप एक चीज सोचो, आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो एक चीज़ आप सोचो, काफ़ी सिंपल में जवाब दे सकते हो कि आप नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं, क्या नॉर्मल किसी सरफेस पे जिस पॉइंट पे मतलब इंसिडेंट रे टकराती है, तो प्लेन मिरर तो सीधी सी बात है प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, उसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। तो ये क्या होगा, पूरा स्ट्रेट होगा। तो अब नॉर्मल इस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस पर इंसिडेंट रे गिरेगा, इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये मिरर के साथ नॉर्मल कितना का कोण बना रहा है, सोचो कितना का कोण बना रहा है, तो 90 का बना रहा है। कितना का बना रहा है, 90 का। तो सोचो टोटल में ये 90 तो हमें दे ही, सॉरी 90 में टोटल 90 है, तो 90 में से हमें ये 45 तो दे ही दे दिया हुआ है, तो 45 ये दिया हुआ है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, टोटल कितना होना चाहिए 90, टोटल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको थीटा मानते, देखो अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा मानते हैं, इंसिडेंट रे को क्या मान लिए, थीटा मान लिए, थीटा, तो टोटल कितना है 90 है, टोटल कितना होगा 90, यानी कि थीटा प्लस 45, थीटा प्लस 45 कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए ना, टोटल 90 होना चाहिए। तो उसमें से हमें एक दे ही दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 में से 45 गया तो 45 हुआ कि नहीं, तो ये भी कोण कितना होगा 45, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45। कैसे 45 हुआ पता चला, देखो टोटल एंगल कितना होगा, नॉर्मल के साथ प्लेन मिरर टोटल कितना एंगल बनाएगा 90, नॉर्मल है तो 90 बनाएगा, 90 में से 45 हमें मिल चुका है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 45 ही होगा। जब तो वही कोण क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रिफ्लेक्शन होता है, तो ये मैंने बता दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्या कहता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर फॉल किया है, किस पे परपेंडिकुलर फॉल किया है, तो मिरर पे, यानी कि मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल किया है, और जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल करता है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों सेम है, दोनों सेम लाइन पे है, तो दोनों सेम लाइन पे है, तो कितना आई कितना का, तो देखो ये मार्कर है और मार्कर के ऊपर एक कोई और पेन चला है, देखो ये मार्कर है, तो अगर ऐसे है तो कुछ एंगल है कुछ एंगल, अगर इसी मार्कर पे हम लोग एक ये पेन मतलब दोनों साथ में कर दिए, दोनों मर्ज कर दिए, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल होगा, 0 का एंगल होगा। तो वही तो यहाँ पे होगा, देखो ये इंसिडेंट रे इस पे आकर के फॉल किया डायरेक्ट परपेंडिकुलर, क्या किया परपेंडिकुलर, और नॉर्मल हम लोग रिफ्लेक्टेड रे
का पाथ सेलेक्ट करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, नॉर्मल ड्रॉ करके फिर एंगल देखेंगे, फिर उस एंगल के अनुसार हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। तो देखो इंसिडेंट रे इस पे गिरा तो कितना का कोण बनाया, 90 का, मिरर के साथ 90 का बनाया। तो देखो मिरर पे अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरा उस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल उस पॉइंट पे नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल भी क्या होगा, इंसिडेंट रे के ही ऊपर होगा, इंसिडेंट रे के ऊपर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल कितना का कोण बनाया, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का बनाया ना। और तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, 0 डिग्री का। तो यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होगा, इसी पाथ पे होगा, एक ही पाथ पे होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर पे या फिर किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरने वाले इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसी पे जाता है, उसी पे परपेंडिकुलर, यानी कि इंसिडेंट रे पे ओवरलैप करते हुए चला जाता है। यानी कि अगर वो परपेंडिकुलर, अगर देखो परपेंडिकुलर गिरा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर इस पे फॉल करता है इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करता है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना का कैसे जाएगा, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना करके उसी पाथ पे चला जाएगा, जिस पाथ पे इंसिडेंट रे आया था उसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे भी चला जाएगा। तो इसका आप हमेशा याद रखोगे। वैसे इसके बारे में और जिक्र करेंगे, लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे आप माइंड रखो। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे ये मिरर है और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर रिफ्लेक्टेड रे दे दिया 30 डिग्री तो इंसिडेंट रे कितना होगा, कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये 30 डिग्री का कोण बना करके जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, तो स्वाभाविक सी बात है इंसिडेंट रे भी उतना ही का एंगल बनाया होगा, तभी तो ये उतना का एंगल बना करके जा रहा है। तो ये आप राइट डाउन कर लो। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, किसके ऊपर, तो इमेज के ऊपर बात करेंगे कि इमेज कैसे प्लेन मिरर बना। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे और हो सके तो मतलब थोड़ा बहुत इमेज के बारे में बात करें। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं।